ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोता साथियों, कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी लोगों को तुलिका का नमस्कार। इन दिनों कोरोना सबसे बड़ा टीचर बना हुआ है और इसने कुछ ही महीनों में हमें ऐसे ऐसे सबक सिखाए हैं जिन्हें हम सामान्य तौर पर अपने जीवन में न सीख पाते। हालांकि कुछ गलत आदतें भी हमने सीख ली हैं, जैसे संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव, उनकी मदद करने से हिचकना या फिर आपदा के इस अवसर का येन केन प्रकारेण लाभ उठा लेना। मगर इतना तो तय है कि हम पहले से अधिक संवेदनशील हुए हैं। हमारी ये संवेदनशीलता ही इस धरती पर मानवता को बचाए रखेगी। जानते हैं, सीखना एक वो प्रक्रिया है जो जीवन भर अनवरत चलती रहती है। सीखना बंद करने पर हमारा बौद्धिक और मानसिक विकास रुक जाता है। यदि हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करते रहना है तो अपने आसपास के वातावरण से निरंतर कुछ न कुछ ग्रहण करते रहना होगा। यही जीवन दर्शन है सुभाष अरोड़ा और उनकी पत्नी राजबाला अरोड़ा का। कवि हृदय सुभाष अरोड़ा जी ने शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने क्रियाशील जीवन को जारी रखा और मूर्तिकला विधिवत न सिर्फ सीखी बल्कि इस हुनर में निष्णात भी हुए। सुभाष जी की पत्नी राजबाला अरोड़ा ने गृहस्थी संभालते हुए भी अपनी पढ़ाई पूरी की, विभिन्न सेवा के कार्य किए और चित्रकला में विधिवत शिक्षित हुई। दोनों पति पत्नी अब विभिन्न कला प्रदर्शनियों में शामिल होने लगे हैं और जानते हैं, इनसे बात करते समय ये सीनियर सिटीजन महसूस नहीं होते बल्कि अनुभवी युवाओं की माफिक बात करते हैं। सुभाष अरोड़ा और उनकी पत्नी राजबाला अरोड़ा से उनके अनुभव की इस यात्रा के सिलसिले में हमने बात की। आइए आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं सुभाष अरोड़ा जी। सुभाष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी, यूं पूछनी तो नहीं चाहिए किसी से उम्र, लेकिन फिर भी हम एक अनुभवी और परिपक्व युवा से उसकी उम्र जरूर जानना चाहेंगे, तो अपनी उम्र बताइएगा। मैं 13 अक्टूबर को 70 साल का हो जाऊंगा। मतलब रिटायर हुए आपको लगभग 10 साल हो गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रिटायरमेंट आपने कौन से पद से और कहां से लिया, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं ग्वालियर चंबल डिवीजन का संयुक्त संचालक जनसंपर्क था और उसी पद से रिटायर हुआ। लास्ट पोस्टिंग थी वो ग्वालियर में थी। जीवन यात्रा में कौन कौन सी जगहें देखी हैं, कौन कौन से शहर देखे हैं, कौन कौन से देश देखे हैं, क्योंकि बहुत असर पड़ता है जगहों का हमारे व्यक्तित्व पर। निश्चित ही ये सफर है, यात्रा है। निश्चित ही एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर। हरियाणा में हिसार से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी जी। वहाँ कॉलेज मैगजीन का एडिटर भी रहा मैं। अच्छा। और उसके बाद फिर लखनऊ पहुंचा। वहाँ एक कहना चाहिए टेक्निकल कोर्स किया मैंने और लखनऊ से कुछ मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। कहना चाहिए नकली दांत बनाने का काम सीखा मैंने TGMC लखनऊ में और आर्टिफिशियल रेस्टोरेशन डेंटिस्ट्री के वो बनाए और वही BHU में मेरी नौकरी थी। और फिर जो डेंटल एसोसिएशन का जर्नल था उसका एसोसिएट एडिटर हो गया। तो गुरु कृपा रही, उन लोगों का बढ़ावा रहा। जी जी। वो लोग आगे लाते रहे, सिखाते रहे और मैं सीखता चला गया और एक जगह से दूसरी जगह मेरी यात्राएं होती चली गई। डेंटिस्ट्री में तकरीबन मैंने 13 साल बिताए और 13 साल में एक साल तो मेरा ऐसा था जो डेंटिस्ट्री से अलग होने के भी 25 साल बाद जाकर के मैंने नॉर्थ अफ्रीका में चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दी। अच्छा। और चिकित्सा विभाग में फिर उसी तरह जाके काम किया वहाँ मिनिस्ट्री के लिए। तो बस ऐसा ही चलता रहा। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी कुछ चीजों को कहना आसान कर सकूं। जी बिल्कुल, स्वागत है। विविध परिकल्पनाओं से जुड़ा मुड़ा चुड़ा व्यक्तित्व तिमिर में खोजतात्विक आशावलंब, व्यर्थ है मित्र संदर्भों की श्रृंखला या फिर बोतह है
लंबे गलियारे में टिमटिमाता प्रकाश सूत्र पा भी गए तो उगाएंगे महाविकृत साए। दुर्गंधपूर्ण अनुभूति, कोरे व्यर्थ संबोधन, सुनहरे अर्थजाल, कुशल शिल्पी रचित किसी बारादरी अथवा इमाम बाड़े की भूल भुलैया से निकल निश्चय ही उलझोगे अंकों से। उपलब्धियों का अधूरा हिसाब किताब तुम्हारा परिचय करा देगा सार्वभौमिक शाश्वत सत्य विनाश मृत्यु से, और यथार्थ जोड़ देगा अंतहीन जीवन प्रक्रिया से, रिश्ते जोड़ने तोड़ने को तत्पर। क्या बात है। ऐसा ही जीवन है। जीवन भूल भुलैया तो है, लेकिन बहुत लोग उसमें भटक जाते हैं और कुछ लोग भटकते भटकते मोती ढूंढ लेते हैं, अपने आप को समृद्ध करते जाते हैं। तो ये जीवन का जो भटकाव आपका रहा, एक नौकरी छोड़ी, दूसरी पकड़ी, तीसरी पकड़ी, एक जगह छोड़ी, दूसरी जगह पहुंचे, दूसरी से तीसरी जगह पहुंचे, ये जो भटकाव आपके जीवन का रहा, ये किस लिए रहा? अंदर कुछ खालीपन था, कुछ पाने की इच्छा थी, या समृद्ध करते जाना था अपने आप को? बस कुछ कह नहीं सकते। एक यात्रा थी जिसमें कभी उतार आया, कभी चढ़ाव आया। जैसे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भिलाई स्टील प्लांट चला गया, वही मेरी नजर ये सहायक जनसंपर्क अधिकारी की विज्ञापन पर पड़ी जी। और मुझे लगा कि मैंने जो अपना ज्यादा एक्सपोजर के लिए मेडिकल जर्नलिज्म से सामान्य पत्रकारिता का कोर्स वगैरह किया था, ये सोच करके कि मैं जानूं, तो मुझे लगा कि एक अवसर हो सकता है, एक अच्छा एक्सपोजर मुझे मिल सकता है। तो फिर मैंने उसके लिए कोशिश की और इत्तेफाकन पहली बार जिंदगी में भोपाल आया था ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देने जी। और फिर मुझे भोपाल ने पकड़ लिया। मैं भोपाल का हो गया जी। तो मेरी पहली पोस्टिंग भोपाल में ही हुई थी और भोपाल से ही मैंने अपनी जनसंपर्क की यात्रा शुरू की। तब मध्य प्रदेश के गठन के 5 साल हुए थे और वो विशेष कार्यक्रमों का सिलसिला था। तो बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे कवि, वो सब आमंत्रित थे। विधानसभा में भी आयोजन था, तो वो सबसे मुझे पूरा एक्सपोजर मिलता चला गया। और फिर मुझे कुछ दिन बाद वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अफसर बना के पन्ना भेज दिया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पन्ना, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, सागवान के पेड़ और पहाड़, झरने, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, बहुत कुछ था। बड़ा समृद्ध है वो। वहाँ मैंने बहुत सारी पद यात्राएं भी की, काफी दूर दूर तक की। और हमारा मिनिस्टर भी उसी जगह का था उस समय, तो इसलिए मुझे कुछ लाभ भी हुआ, आसानी से साधन मिल गए और काफी दिन मुझे जंगलों में इधर उधर घूमने का, देखने का अवसर मिलता रहा। तो धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। आपको ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर अपने समझदार और ईमानदार बच्चे को वो सब चीजें देता गया जो उसको चाहिए थी? नहीं, मैं अपने आप को भाग्यशाली ही मानता हूँ, क्योंकि जब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ी थी तब मैं 3 बच्चों का बाप बन चुका था जी। और BHU की और भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी जो है तो वहाँ सैलरी और सुविधाएं ज्यादा थी। शायद जनसंपर्क अधिकारी के पद पर जब मैं यहाँ आया तो मेरा वेतन लगभग आधा था। जो मेरे पास सुविधाएं थी वो लगभग मुझे अपनी वो बेचनी पड़ी। डाइनिंग टेबल हो, स्कूटर हो, ये सारी चीजें मुझे बेच देनी पड़ी जी, क्योंकि पैसे में बहुत फर्क था। यहाँ वेतन काफी कम था उस जमाने में। फिर कुछ करना चाहिए, वक्त बदला, चीजें बदली, तो धीरे धीरे ठीक होता चला गया। और सबसे ज्यादा तो ये कहूँगा मैं, मेरी पत्नी और परिवार ने मेरा साथ दिया। उन लोगों ने कभी मुझसे ऐसी कोई मांग नहीं रखी जिसको लेकर के मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़े या गलत रास्ते पे जाना पड़े जी। ऐसा कोई अवसर आया नहीं जी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और गुरु कृपा तो हमेशा रही। मुझे सिखाने वाले लगातार मिलते रहे। ग्रहण करने की यदि पात्रता हमें है, खालीपन यदि है हमारे अंदर, उस खालीपन को महसूस कर पाते हैं तो ही दूसरी चीजों को ग्रहण करके अपने अंदर उतार पाते हैं। करना चाहिए। बस ये कुछ सहज था जिसको मैं कह नहीं सकता कि क्यों था, कैसे था। मैं ये कहूँ कि मैंने कोई बहुत विशेष प्रयास किया जी। ऐसा मैं कह नहीं सकता, ऐसा कोई दावा मैं कर नहीं सकता। मुझे तो मिलता ही चला गया, मैं तो ये कहूँगा जी। मैं तो बहुत दूर से आया था, लखनऊ भी मैं दूर से ही पहुँचा था जी। तो वैसे भटकते भटकते मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए और मेरा रास्ता बनता चला गया।
आपके जिस व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुई और आज अपने श्रोताओं के सामने आपको ला करके रखना चाहती हूँ, वो आपकी जो खूबी है वो ये है कि आपकी लाइफ में रिटायरमेंट का शब्द जो है वो अभी तक नहीं आया है। अमूमन 55 साल की उम्र में नौकरी में रहते हुए लोग रिटायरमेंट मोड पर चले जाते हैं, लेकिन आप 70 साल की अवस्था में भी टायर्ड आप बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। इसका राज क्या है? मैं अपने श्रोताओं को यहाँ ये बताना चाहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद एक नया स्किल सीखना और उस स्किल में पारंगत होकर के आगे बढ़ते चले जाना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और सुभाष जी और उनकी पत्नी राजबाला जी ने रिटायरमेंट के बाद मूर्तिकला और चित्रकला सीखी है और अपनी एग्जीबिशंस लगानी भी आरंभ कर दी है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसे हुआ? देखिए, मैंने सेवानिवृत्ति के बाद कुछ और नौकरियां भी की। अच्छा। हाँ, कि मुझे लगा कि मुझे अपने संतोष के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब इतना करने के बाद भी आपको संतोष नहीं था? हाँ, मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने फाइन आर्ट कॉलेज में छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किया। ग्वालियर के फाइन आर्ट्स कॉलेज? मूर्ति कला का। जी हाँ, ये राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय में। जी जी। तो वहाँ भी मुझे बड़े अच्छे गुरुजन मिले। मूर्ति कला से फिर मैंने सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा किया और फिर एडवांस डिप्लोमा किया। मेरे लिए तो ये पैशन था जी। प्रोफेशनल जैसा तो मुझ में कुछ नहीं था और मैं प्रोफेशनल जैसा काम कर भी नहीं पाता। मैं अगर कोई मुझसे कहे कि हमारी तस्वीर बना दो तो मैं वो काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जब काम करने लगता हूँ तो अपने आप को मेरी सबकॉन्शियस गवर्न करने लगती है। तो जो मेरे इमेजेस, जो मेरे सबकॉन्शियस में मेरे इमेजेस रहते हैं जी, या पोएट्री रहती है, वो बाहर निकल के आती है। तो मैं अब कम्युनिकेट करता हूँ पत्थर काट करके, सीमेंट और बजरी से, सरिये से, वेस्ट से कुछ घड़ के। और यहाँ इतने ज्यादा ग्रुप शो होते रहे इस बीच में। यहाँ एक गैलरी भी है बहुत पुरानी, कलावीथी का जी जी, जो कहना चाहिए नॉर्थ इंडिया की बहुत पुरानी गैलरी है। तो उस गैलरी में ग्रुप शो होते रहे और मैं उस ग्रुप शो का हिस्सा बनता रहा और मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला और ग्वालियर ने मुझे बहुत दिया। जो मैं कर पाता हूँ ये सब यहीं से है। अपनी उपलब्धियों का श्रेय दूसरों को देना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये हकीकत ही है। मैं बहुत इस मामले में भाग्यशाली हूँ। मुझे तो दिल लगाने के लिए भी बहुत कुछ करना होता है। कभी अपनी दिल की बात करनी होती कविता के माध्यम से और कभी मूर्ति के माध्यम से। तो बस ऐसे ही चलता रहता है सब। और फॉर्चुनेटली मेरे चारों तरफ माहौल और दोस्त वो सब मेरे लिए सहायक है, पूरक है मेरे। मूर्तियां तो हम आपकी रेडियो पर दिखा नहीं सकते, लेकिन कविता श्रोताओं को सुना सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, मुझे कविता से बहुत संबल मिला है जी। जब मैं आपको बताऊं, मेरी जब पहली पोस्टिंग पन्ना में हुई तो पन्ना तक बहुत छोटा शहर था जी। कुल 100-150 तो कुल टेलीफोन थे वहाँ। अच्छा। अखबार भी बहुत कम आते थे और वो वहाँ काफी डकैत थे, उनके सरेंडर। फॉर्चुनेटली वहाँ लोग अच्छे आते रहे, अफसर अच्छे आते रहे। मेरे टाइम में वहाँ 11-12 गैंग खत्म हुए। अच्छा। डकैती गैंग और उन सब का मैंने कवरेज किया उस समय। और एक मीडिया बाई थी, वो सती होने जा रही थी, तो उसका सती होना भी रुक सका जॉइंट एफर्ट से, प्रशासन के और हम सब लोगों के। जी जी। तो वो कुछ ऐसी चीजें वहाँ होती रही और वहाँ करना चाहिए बहुत मनोरम प्राकृतिक दृश्य भी देखे। अजयगढ़ की तरफ जाइए तो बादल इतने करीब आ जाते थे। तो गाता जंगल में चाहिए तो वहाँ आदि मानव की बनाई हुई कलाकृतियाँ, वो सब देख करके बड़ा वो लगता था। तो मुझे जो कुछ भी मिला ये मेरे सबकॉन्शियस में इस लंबी यात्रा में दिया और मेरे दोस्तों ने दिया, जिन जिन से मेरा वास्ता पड़ा उन्होंने दिया। जब मैं पन्ना पहुंचा तो मैं बहुत निराश हो गया कि वो इतनी छोटी जगह। आप सोचिए, मेरी यात्रा में चंडीगढ़ भी शामिल था, लखनऊ भी शामिल था, बनारस भी शामिल था, ये बड़े बड़े शहर। और उसके बाद में एकदम ऐसी जगह पहुंच गया जिला मुख्यालय पर जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने एक लकड़ी वाली से एक लट्ठर लकड़ियों का खरीदा, जलाऊ लकड़ियों का जी जी। और उसके हाथ पे मैंने 2.5 रुपए रखे। तो उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता आई, वो पसीने से भरा हुआ चेहरा था और उस पे ऐसी प्रसन्नता आई और वो मुझे एक कविता दे गई। तो मैं उस कविता से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। उस कविता का शीर्षक मैंने मनोबल रखा, निर्बल शरीर झुलसी काया,
निर्बल शरीर झुलसी काया, पहाड़ सा बोझ सर पर लादे वह मुस्कुराया। हालांकि वो मुस्कुराई थी जी, पर मैंने उसको सार्वजनिकीकरण करते हुए ऐसा कर दिया। पहाड़ सा बोझ सर पर लादे वो मुस्कुराया, मेरा खोया मनोबल लौट आया, एहसास में दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, विश्वास आहिस्ता आहिस्ता भीतर चला आया। क्या बात है, क्या बात है। तो ये वो मुझे इतनी खुशी दे गए, मुझे जीने का सहारा दे गए। क्या बात है। तो इतना मिलता है, ये कुदरत देती है, लोग देते हैं, और देने वाले को पता नहीं होता वो क्या देके जा रहा है। सही बात है। तो ये बहुत अद्भुत है जीवन। बात मैंने अपनी शुरू में ही कही थी कि ग्रहण करने की यदि हमें पात्रता है तो निश्चित तौर पर हम इस दुनिया से, चाहे हम इसे कितना भी बुरा कहें, कितना भी स्वार्थी कहें, हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। बस पात्रता अपने अंदर हमेशा बनाए रखनी चाहिए। किसी से मैंने बात सुनी थी कि यदि मेरे अंदर जो भी ग्रहण करने की शक्ति है, उसका ग्लास है, वो भर जाता है तो मैं उसे खाली कर देता हूँ, जिससे वो पात्रता बनी रहे और मैं अपने अंदर ग्रहण करता रहूं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा आपने। जी, ये मेरी बात नहीं है, सिने अभिनेता है अतुल श्रीवास्तव, उनसे एक इंटरव्यू के दौरान ये बातचीत हुई थी और ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बैठी रही और आपसे बातचीत करके भी ये चीज महसूस हो रही है कि ग्रहण करने की पात्रता हमें हमेशा बनी रहनी चाहिए। सुभाष जी, धन्यवाद, आपने अपने जीवन यात्रा के बारे में इतना कुछ बताया। हम आपकी जीवन संगिनी राजबाला जी से भी बात करना चाहेंगे। मैं कराता हूँ आपकी। जी जी। हेलो, नमस्ते राजबाला जी। नमस्कार, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद आपका। सुभाष जी से बात हुई तो ये पता चला कि जीवन आप लोगों का बहुत जगहों पर बीता है और भिलाई से जब पन्ना आए तो बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा होगा। बच्चे भी थे आपके साथ में। हाँ, बच्चे उसमें। जी, कभी आपने ये महसूस नहीं किया कि सुविधा युक्त जीवन जीने के बाद हम यहाँ क्यों आ गए? कभी सुभाष जी से सवाल नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं थी। हम अपने छोटे से परिवार में बड़े खुश थे, सीमित साधनों में हमारा जीवन बसर होता था जी। तो हमें कोई ऐसा कभी अभाव महसूस नहीं हुआ। पर हमें आसपास के लोगों का और इनका जो दोस्ताना जो लोगों के साथ जो व्यवहार रहता था वही हमें लोगों को जोड़ता चला गया। मतलब धन इकट्ठा करने की जगह संबंध इकट्ठे किए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पति जब बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो पत्नियां गृहस्थी ही संभालती रह जाती हैं, लेकिन आप में वो चीज नहीं है। आपने भी सुभाष जी के साथ निरंतर अपनी यात्रा जारी रखी और अभी आप भी कला के क्षेत्र में अपनी एक महत्वपूर्ण आमद दे चुकी हैं। तो ये अपनी यात्रा भी बताइए, कैसे रही? देखा जाए तो मेरी इस यात्रा में अरोड़ा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जी। मुझे करीब शादी के 10 साल बाद MSc करने के लिए इन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया। पन्ना में हम लोग थे जब। जी जी। और इन्होंने ही मुझे प्रेरित किया तो मैंने भी सोचा कि मुझे आगे की पढ़ाई जारी करनी चाहिए। अगर मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है तो मैं इस मौके से चूकूं क्यों। जी। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों के होते हुए भी थोड़ा एक बच्चे को तो मैंने अपनी माँ के पास छोड़ दिया था। 2 बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके टाइम तक वापस मैं लौट भी आती थी। और धीरे धीरे मेरा पैशन इतना ज्यादा पढ़ाई में बढ़ता चला गया। बॉटनी से मैंने किया है जी। तो मुझे पेड़ पौधे मुझे ज्यादा प्रेरित करते थे। उनका नैसर्गिक सौंदर्य, उनके रूप रंग मुझे ज्यादा आकर्षित करते थे। और मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा उसमें लगन से करती हूँ। मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने 10 साल बाद भी मेरी पढ़ाई की लगन खत्म नहीं हुई थी। फिर करीब 89 में जब जबलपुर आए हम लोग तब इन्होंने मुझे कहा कि तुम जर्नलिज्म करना चाहोगी। जी जी। और मैंने BJMC किया। वहाँ भी मुझे उनके हिसाब से बहुत ज्यादा उम्र में बड़ी थी पर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं बिल्कुल अलग थलग हूँ। मैं बच्चों के साथ भी मिल जाती थी, बड़ों के साथ भी मिल जाती थी। मेरा नेचर कुछ इस तरह का है। जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा खुला व्यवहार मिला सबके साथ। और उसके बाद मैंने छोटा सा कोर्स भी और किया हुआ था, सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ था स्पेशल एजुकेशन का, बहुत पहले। स्पेशल एजुकेशन? हाँ, जो वैसे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड या ऑटिस्टिक बच्चे या सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उनकी एजुकेशन किस तरह से की जाए, इससे रिलेटेड एक छोटा सा कोर्स किया था। दरअसल ये
इसके पीछे की कहानी भी है। मेरा बड़ा बेटा उस समय चंडीगढ़ में स्पीच थेरेपिस्ट PGI में पोस्टेड था। तो हमने एक छोटा सा सेंटर भी खोला हुआ था घर में। तो हमारा पूरा टाइम जो है 6 बच्चे हमने ले रखे थे। उन 6 बच्चों को, छोटे बच्चों को उन्हीं का पूरे दिन भर अपने घर में रखते थे। उनका ट्रीटमेंट मतलब थेरेपी देते थे, उनको खाना वहीं पर खिलाते थे, पूरे दिन तक वो वहीं सोते थे। तो इस तरह से उनमें काफी इम्प्रूवमेंट दिखता जाता था। और वो मेरा बड़ा बेटा जो स्पीच थेरेपिस्ट यशवंत अरोड़ा, तो क्या वो बेचारे दुनिया में नहीं है। काफी टाइम हो गया उसको, 2007 में इसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर राजबाला जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं। उसके बाद मैं उस समय ग्वालियर में पोस्टेड थे, तो मैं इनके साथ आ गई जी। यहाँ मैंने 2 साल बच्चों के साथ, ये स्पेशल एजुकेशन सेंटर है रोशनी रामकृष्ण आश्रम जी, वहाँ मैंने ऐसे ही पता किया। तो मैंने वॉलंटियरली वहाँ 2 साल काम किया। तो मुझे उन बच्चों के बीच में बहुत अच्छा लगता था। वहाँ उन बच्चों को मैं स्पीच थेरेपी देती थी। पूरा टाइम एक तरह से उनके बीच में मैंने बिताया। तो मुझे ये लगा कि ये जो बच्चे जो हैं, बिल्कुल इनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। इनको लोग गलत नजरिए से न देखें। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में वहाँ से भी छोड़ना पड़ा। तो बाई चांस मुझे फिर इन्होंने कहा कि MJMC का मास कम्युनिकेशन का जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वो आप कर लें। मास्टर्स कोर्स भी किया फिर? हाँ, फिर मैंने यहीं से जुआजी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस के थ्रू किया, क्योंकि रेगुलर होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और अपने बच्चों के पास भी जाना होता है, तो मैंने डिस्टेंस कोर्स भी किया इसके लिए। तो MJMC में मैंने कर लिया। इस समय आपकी उम्र क्या थी जब आपने MJMC किया? ये महत्वपूर्ण है। मैंने ये 2009 में किया। दरअसल ना, जब मैंने फॉर्म भरा एग्जाम का, तभी हमारे बेटे की शादी तय हो गई थी जी। तो मैं फॉर्म भर के चली गई थी और मुझे लगा कि पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ाई कर पाऊंगी कि नहीं। MJMC मुझे बहुत कठिन लगता था जी। मास्टर कोर्स इतना छोटा मोटा तो होता नहीं पत्रकारिता का जी जी जी। और फिर 89 में मैंने BJMC जब किया और 2009 में तो इतना अंतराल आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये पहाड़ तोड़ने जैसा है जी जी। और मैंने भी वो भी है, वही पढ़ाई का जब पैसे निकल शुरू हो जाता है तो मैं फिर दाएं बाएं नहीं देखती। तो मैं फिर उसमें भी जुड़ गई और अपनी पूरी लगन से मैंने उसको भी पास कर लिया। इसके पहले ही मैं पत्रकारिता, ये स्वदेश अखबार है लोग जी जी, वो तो लोकेश तरासा जी के उसमें जो संपादक थे उनके सानिध्य में मैंने संडे इशू वो मेरे उसमें निकलता था। अच्छा, तब तक निकलता था। तो मैं उसमें आर्टिकल लिखा करती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ पे कोई किसी तरह की दिक्कत, उन्होंने मुझे पूरा खुली छूट दे रखी थी। तो फिर मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि सर मुझे किसी पॉलिटिकल उससे मत बांधिएगा। उन्होंने जो है मुझे पूरा मंच दिया और जो मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी, जो भी मैं आर्टिकल लिखती थी वो उसमें एडिट करके मेरे छपते थे। फिर जब बेटे की शादी हो गई और फिर दोबारा मेरे लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो गया, इधर मेरा MJMC भी कंप्लीट हो गया था। तो फिर उधर जो डिस्टेंस के जो डायरेक्टर थे उनसे जब मैं सर्टिफिकेट वो अपना रिजल्ट लेने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक काउंसलर की पोस्ट निकलने वाली है, तो आप कोशिश करिए कि करना चाहे तो कर सकती हूँ। क्या बात है? मैंने कहा ठीक है। तो मुझे मौके मिलते चले गए। तो मैंने फिर हाँ बोल दी, इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने करीब 5 साल तक वहाँ एज ए काउंसलर काम किया जर्नलिज्म का, और BSc का मुझे दिया गया था चार्ज। उसके बाद ये चूंकि एडॉक पोस्ट होती है तो हर साल रिन्यू होती है पोस्ट जी, हर साल इंटरव्यू होता है। तो 5 साल के बाद नहीं मिला मौका तो मैंने ज्यादा परवाह नहीं की, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब मैं कुछ महीने खाली रही और ये जाते थे, उन दोनों सर्टिफिकेट कोर्स उनका हो चुका था फाइन आर्ट का। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ शुरू करूँ, खाली नहीं बैठना था आपको। हाँ मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता जी। मैं कुछ न कुछ ये ट्यूशन भी कराई है, पर मुझे पढ़ाने का भी बड़ा शौक था जी। फिर वो जब वहाँ जर्नलिज्म ये
फाइन आर्ट में जब इनका हो गया सर्टिफिकेट, तो मैंने सोचा कि मैं भी शुरू कर लेती हूँ। तो इन्होंने कहा तुम कितना जाना चाहोगी मूर्ति कला? मैंने मूर्ति कला मेरे बस का नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि मैं प्रकृति से मुझे बहुत अटैचमेंट था, उनके तरह तरह के फूलों का शेप, रंग, ये सब देख करके, कैसे नेचर में सब चीजें, नैसर्गिक सौंदर्य जो कह सकते हैं आप, तो मुझे बड़े आकर्षित करते थे। तो मैंने कहा मैं पेंटिंग के माध्यम से इनको उतारने की कोशिश करूँ। तो मैंने कहा मैं पेंटिंग में जाऊंगी। और दूसरा, हमने बीएसए इसलिए नहीं सोचा कि बीएसए के लिए लगातार हमें 4 साल रहना पड़ता कोर्स करने के लिए, तो उसके लिए हमें रेगुलर भी होना पड़ता है, अटेंडेंस भी कंपल्सरी थी। तो फिर हम ऐसे छोटे छोटे कोर्स कर लेते हैं, जितना मर्जी होगा उतना करके छोड़ देंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर सर्टिफिकेट का। उसके बाद जो डिप्लोमा था इनका, तो वो यूनिवर्सिटी में था और मुझे कॉलेज में भी एडमिशन मिल रहा था। मैं कॉलेज में लेना चाह रही थी क्योंकि वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, तो उनको बहुत मानते भी थे। तो मुझे भी पूरा, जब भी मैं कभी भी जाती थी तो भरपूर सहयोग देते थे। तो उन्होंने कहा आप कर लीजिए। तो मैंने हाँ तो भर दी, लेकिन मुझे ये लगा कि हम दोनों फिर अलग अलग रहेंगे एक ही जगह। तो मैंने मजबूरी में जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, नहीं तो मैं तो वही कॉलेज में ही करना चाहती थी। साथ नहीं छोड़ना था आपको। यही कारण था। तो हम दोनों ने साथ, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, इनका डिप्लोमा चल रहा था। फिर मैंने सोचा चलो एक और कर लेती। इन्होंने जब एडवांस किया तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको भी कर लेती हूँ। तो देखा जाए तो ये कला जो है मेरे लिए बचपन जैसी है। जैसे कोई बच्चा शुरू में जो है रेंगता है, आसपास की चीजों को छूना चाहता है, देखना चाहता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, कुछ सहारा लेता है, फिर वो खड़ा होता है। तो भी मेरी शुरुआत ऐसी ही है कला में जी। मैंने भी धीरे धीरे जो है यही कोशिश की। मैं आसपास के बच्चों से, यहाँ भी मैं बहुत ज्यादा उम्र दराज थी और बच्चों के साथ से, पर वहाँ भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। सब, चाहे स्टाफ के हों चाहे स्टूडेंट्स हों, पूरा भरपूर सहयोग मिला। और इनका तो खैर कहना ही क्या, तो मुझे जैसे खुद तो कुछ भी सामान अपने नहीं खरीदना, और मेरे लिए दिल्ली से ला करके किताबें और तरह तरह के रंग कुछ तो थे इनके पास पहले से ही। साथ में इन्होंने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जब भी दिल्ली जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ लेके आते थे मेरे लिए। अभी भी जो है कि तुम पढ़ा करो, तुम कला के बारे में जाना करो। राजबाला जी, आपकी और सुभाष जी की कहानी मैं सुन रही हूँ और मुझे जो महसूस हो रहा है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग सहपाठी होते हुए दंपति हो जाते हैं, ब्याह कर लेते हैं और अपना एक नया जीवन शुरू करते हैं। आप लोगों ने दंपति होते हुए शादी करने के बाद सहपाठी होना आपके जीवन में आया है, तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। मेरे लिए भी ये बहुत सुखद क्षण है कि जब मैं इनके साथ रह करके, और हालांकि मुझे ये सब कला वीथिका में मुझे एग्जीबिशन लगाने का, एक आध पेंटिंग लगाने का मौका मिला है। 2016 या 17 में गन्नू जी महाराज का एग्जीबिशन हुआ था जी। तब इन्होंने मुझे बहुत पीछे पड़ गए, नहीं तुम एक बार करो तो सही, थोड़ी जिज्ञासा मिटेगी। तो मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया जी। तो वहाँ पे गन्नू जी महाराज बनाए थे और भगवान की दया से वो अच्छे ठीक ठाक बन गए। तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत पड़ी आगे कि मैं अब थोड़ा बहुत लगवा सकती हूँ अपनी एग्जीबिशन में, अपनी पेंटिंग लगा सकती हूँ। जी जी जी। शुरुआत बहुत जरूरी है। नहीं, मैं गई तो एग्जीबिशन में कई बार थी, लोगों को देख करके बहुत मन भी करता था और वो अपने कदम पीछे कर लेते थे कि नहीं अभी ये तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, मैं तो अभी कुछ ही नहीं किया आगे। और देखा जाए तो मैंने अपने आप को डाल ही दिया उनके बीच में, देखा जाएगा जो होगा, कमी बेसी जो भी होगी। और ऐसा नहीं कि जो कलाकार थे तो मुझे एक तरह से मार्गदर्शन भी मिला, तो मुझे बहुत सी कमियां जो मेरे में है, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको और सुधारूं। तो पहले से तो थोड़ा बहुत तो सीख पाई हूँ, पर अभी मैं इसको ये नहीं बता सकती कि मैं अकेले जो है अपने दम पे एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन कर सकती हूँ, ऐसा मेरे में अभी हिम्मत नहीं है। राजबाला जी और सुभाष जी, आप दोनों से बात करते समय सच में यही महसूस हुआ कि हम एक ऐसे युवा और युवती से बात कर रहे हैं जिनके पास अनुभवों का खजाना है। अब तो हम 35 साल के हो गए हैं, 29 सितम्बर को मैं भी 65 ईयर्स की हो जाऊंगी। बच्चे कहाँ गए हम लोग। लेकिन उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, तो आपने इस चीज को अपने जीवन में साबित भी कर दिया है। राजबाला जी,
बहुत अच्छी बातें आप लोगों से हुई। और जो लोग इस उम्र को अपने जीवन का आखिरी पड़ाव मान लेते हैं और कुछ भी करना छोड़ देते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं, उनके लिए आप लोग बहुत बड़ा संबल हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों से बातें हुई और बहुत सी चीजें सीखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। बड़ी चालाक होती है जिंदगी हमारी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती है। लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू देखिए तो जिंदगी रोज नया कल देती है, कुछ नया सीखने के लिए। हाँ, यही बात सिखाई है सुभाष जी ने और राजबाला जी ने। तो रोजाना सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अभी फिलहाल अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन में है विश्वास।